हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस आपका दोस्त, आपका भाई यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद एस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो मौर्य काल के बाद का वीडियो है, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। जानेंगे इसमें हम मौर्य काल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वंश हुए थे और कौन से भारतीय थे, कौन से विदेशी थे। और यही वह काल था जब सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ था भारतीय भूमि पर। ठीक है, तो इसी के साथ ही चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके आगे की जानकारियों को एकत्रित करते हैं। तो ये मौर्योत्तर काल है, ऊपर जैसे कि हेडिंग पड़ी हुई है। अब इसी मौर्योत्तर काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब दो भाग कौन कौन से होते हैं। एक भाग वह था जो कि विदेशी आक्रमण के द्वारा आया था, मतलब कि कुछ विदेशी आक्रमण जो भारत में आए थे, विदेशी आक्रमण करने के बाद जो विजिट किए थे प्रदेश, वहाँ पे अपने राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। और दूसरे भारतीय वंश भी थे जो कि पैरेलल विदेशी आक्रमण के बाद जो शासन स्थापित हुआ, तो उनके पहले जो थे अपना शासन वो भी भारत के विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला रहे थे। ठीक है, तो इसी में देखेंगे, दो पार्ट में होगा यह वीडियो। पहला वीडियो विदेशी आक्रमण के रूप में होगा और दूसरा वीडियो जो होगा वहाँ पे हम देखेंगे भारतीय शासकों के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जैसे कि चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब होता है कि गद्य और पद्य का मिश्रित रूप। ठीक है, ये चंपू शैली का मतलब होता है। तो चंपू शैली का जो पहला अभिलेख होता है वह हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है और इसमें बताया जाता है कि यवन जो होते हैं वो पराजित होते हैं और जिसको वसुमित्र ने पराजित करता है। ठीक है, वसुमित्र जो क्या होता है, यवनों को पराजित करता है। और वसुमित्र जो होता है वो अग्निमित्र का पुत्र होता है। ठीक, वसुमित्र क्या है, अग्निमित्र का पुत्र है। और अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वसुमित्र के जो फादर है वो अग्निमित्र है और अग्निमित्र के फादर जो है वो पुष्यमित्र शुंग है। और यहाँ पे आगे चल के हम शुंग वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वसुमित्र जिसने यवन को पराजित किया था वो कौन था, किस वंश का था, तो वो शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में। इम्पोर्टेंट जो जी मेन इम्पोर्टेंट आए थे, आक्रमण हुए थे और उन आक्रमणों में कौन आया था, कब आया था, उन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हिंद यवन होते हैं। हिंद यवन मतलब ये एक वंश है। ठीक है, तो हिंद यवन में ये कहाँ के होते हैं, अफगानिस्तान के होते हैं। बैक्टीरिया का क्षेत्र होता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, और इस वंश का जो सबसे पहला यवन आक्रमणकारी होता है, जो पहला शासक आता है या फिर पहला जो आक्रमण करता है वो डेमेट्रियस होता है। डेमेट्रियस प्रथम होता है। तो डेमेट्रियस प्रथम, यहाँ पे क्वेश्चन देखो बनता है कि डेमेट्रियस प्रथम कौन था। भारत पे सबसे पहला यवन आक्रमणकारी जो हुआ था, भारत पे सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा किया गया था। इसने क्या किया था, डेमेट्रियस प्रथम ने पंजाब वाले क्षेत्र को जीता था और यहाँ पर साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसके साथ ही इसने यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपि के सिक्के चलवाए थे। और यूक्रेटाइट्स का विद्रोह भी होता है। अब देखो, ये था डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, और यहीं पे हिंद यवन के एक दूसरा भी एक आता है, वो होता है यूक्रेटाइट्स। ठीक है, तो यूक्रेटाइट्स का विद्रोह जो होता है वो भी बैक्टीरिया पर होता है और बैक्टीरिया पे वो कब्जा कर लेता है। ये बैक्टीरिया से आता है डेमेट्रियस, अफगानिस्तान बैक्टीरिया से, पंजाब में, और पंजाब में ये अपना राजधानी स्थापित करता है साकल में, वहाँ पे अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास करता है। उसी के पहले ही टाइम पर ही और यूक्रेटाइट्स जो था उसका विद्रोह हो जाता है और वह बैक्टीरिया पर कब्जा कर लेता है। फिर यह भारत की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो भारत की ओर बढ़ने पर यह तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो यवन साम्राज्य क्या है, यवन साम्राज्य अब देखा यहाँ पे, एक है डेमेट्रियस और दूसरा क्या है, यूक्रेटाइट्स। तो इस तरीके से तो ये जो यवन साम्राज्य है वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया डेमेट्रियस वंश और दूसरा हो गया यूक्रेटाइट्स वंश। इन दोनों फोटो देखो यहाँ पे बगल में आपके राइट हैंड पे लगी हुई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। डेमेट्रियस वंश और उसके बाद यूक्रेटाइट्स वंश के बारे में भी जान लेते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए, डेमेट्रियस जो आपके डेमेट्रियस वंश के सामने ये जो फोटो लगा हुआ है यही डेमेट्रियस का फोटो है। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे करके दिखा देते हैं, ये इसका पूर्ण फोटो है। ठीक, और अभी चालू करते हैं। तो इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो मिनांडर था। मिनांडर सबसे प्रतापी शासक था और मिलिंद नामक बौद्ध साहित्य में इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद बात करते हैं यूक्रेटाइट्स वंश के बारे में। तो यूक्रेटाइट्स वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होता है वह एटिटियाल कीट्स होता है। ठीक है, और ये हेलियोडोरस दासदूत होता है जो कि भागभद्र के दरबार में आता है। ठीक है, तो ये हेलियोडोरस जो कि राजदूत होता है वो भागभद्र शुंग के दरबार में
आता है, ठीक है। और विदेशी यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था हेलियोडोरस द्वारा। तो गरुड़ स्तंभ जो होता है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, वो हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, विदिशा में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो आपके राइट हैंड पे सॉरी लेफ्ट हैंड पे जो फोटो आपके दिख रही है वो यूक्रेटाइड्स वंश की होती है, ठीक है, या फिर यूक्रेटाइड्स की होती है। अब ये देखो यूनानी प्रभाव बीच में आ गया, ये सबसे लास्ट में आ गया, इसको बाद में बताते हैं। अब देखते हैं शक आक्रमण। अभी आपने देख लिया हिंद यवन आक्रमण हो गया, उसके बाद आते हैं शक, ठीक है। शक जो आते हैं वो मध्य एशिया के क्षेत्र से आते हैं, और ये जो क्षेत्र है ना पूरा ये मध्य एशिया का ही क्षेत्र है, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जितने तान वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है, ये मध्य एशिया के क्षेत्र होता है। तो यहीं से ये आते हैं, मध्य एशिया से आते हैं। इनकी शाखा दो होती है, एक होती है उत्तरी क्षत्रप और क्षेत्र क्षत्रप होता है, जो कि दो भागों में बढ़ता है, एक होता है तहसीला और दूसरा होता है मथुरा। तो तहसीला में जो शासक होता है उसका नाम होता है माउस, और मथुरा में जो होता है उसका नाम होता है राजुल। इसी तरह जो दूसरी शाखा होती है वो पश्चिमी क्षत्रप होती है, जो कि नासिक और उज्जैन में विभाजित होती है। तो शक आक्रमण जब होता है तो उसके बाद ये इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक तो उत्तरी क्षत्रप कहलाती है और दूसरी पश्चिमी क्षत्रप कहलाती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि इसके बाद आते हैं पार्थियाई या पहला वंश, ठीक है। पार्थियाई या पहला वंश होते हैं, ये ईरान से आते हैं, ईरानी होते हैं। और यहाँ पे देखिए मैप में आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये ईरान है, ठीक है, यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे देखो पास पड़ रहा है क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, भारत का अखंड भारत में आता था, तो ये देखो यहाँ से पास पड़ रहा है, ठीक है। तो ईरान से सीधा आ जाना। और यहाँ पे मध्य एशिया वाला पार्ट भी देखोगे तो ये देखो मध्य एशिया वाला पार्ट है, ऊपर एशिया वाला छोड़ दीजिए, यहाँ से जो ब्लूज वाला पार्ट है कजाकिस्तान और मध्य एशिया, तो यहाँ से भी भारत की दूरी आपको दिख नहीं रही है, भारत आपका है, ठीक। तो पार्थियाई या पहले वंश का मिथ्रेडेट्स पहला शासक होता है, संस्थापक होता है भारत में, ठीक। इस वंश को भारत में स्थापित करने वाला मिथ्रेडेट्स होता है। गोनफर्निस सबसे प्रतापी शासक होता है, सबसे प्रतापी कहने का मतलब है सबसे पावरफुल। तक्षशिला इसकी राजधानी होती है। और सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक होता है, ठीक। सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक होता है। और भारत में जो पहली सदी में ये आते हैं, यहाँ पे शादी लिखा हुआ गलत हो, सदी होगा, वहाँ पे सदी में आते हैं। तो कहने मतलब है ईसाई धर्म प्रचारक जो होते हैं वो भारत में जो सबसे पहले आते हैं वो आपके पहली सदी में आते हैं। इसके बाद कुषाण वंश के बारे में देख लेते हैं। कुषाण जो होते हैं ये आप इमेजिन करिए जो चीन वाला क्षेत्र है, चीन वाला तिब्बत का पठार वाला, ये वहाँ से आते हैं, पश्चिमी चीन से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से जो कुषाण होते हैं वो यूची जाति से होते हैं, ठीक। हिंगनू कबीले द्वारा ये वहाँ पे पराजित होते हैं, वहीं पे इनके आपस में लड़ाई होती है, जो क्या कि एक हिंगनू कबीला होता है उसके द्वारा पराजित होते हैं। और ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक होता है कनिष्ठ यूची और दूसरा होता है ज्येष्ठ यूची। तो कनिष्ठ यूची होते हैं वो तिब्बत को फॉरवर्ड हो जाते हैं, चले जाते हैं उसकी ओर, और जो ज्येष्ठ यूची होते हैं वो पश्चिम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें देखिए कुषाण वंश में जो भारत पर आक्रमण करता है सबसे पहले वो कुजल किंगफिशर होता है, ठीक है। इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए होते हैं। और इसके बाद देखो दूसरा शासक आता है वो होता है विम किंगफिशर। और विंड किंगफिशर के बारे में चला गया, हाँ, तो विंड किंगफिशर होता है और इसका ये वास्तविक संस्थापक होता है भारत में कुषाण वंश की स्थापना का, और ये शैव धर्मानुयायी होता है, ठीक है। तो विंड किंगफिशर होता है वो शैव धर्मानुयायी होता है। अब मुख्य रूप से इसमें कनिष्क जो होता है कुषाण वंश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब मुख्य राजा या शासक के रूप में वही उभर के आता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो कनिष्क जो होता है गांधार कला शैली को बहुत प्रोत्साहित करता है, जो कि जिसमें बौद्धिसत्व या बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ का ज़्यादा निर्माण किया जाता है, वो गांधार कला शैली होती है, ठीक है। और इसमें काले स्लेटी पाषाण का प्रयोग किया जाता है। पाषाण करने का मतलब यहाँ पे पत्थर से है। तो इनकी जो द्वारा जो मूर्तियाँ उसमें शासन काल में बनवाई गई थी वो अपोलो जो होता है यूनानी देवता था उनकी नकल दिखती है उसमें, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो सिमिलर फेस देता है, क्योंकि खुद वहाँ से आया हुआ था, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी सिमिलरिटी दिखती है। इसके अलावा यहाँ पे मथुरा शैली थी जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म तीनों के बारे में मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इनने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। और गोल्ड कॉइन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के का जो चलन था वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया था।
ताम्र सिक्के भी इसने चलवाए थे और सिल्क मार्ग पर अधिकार किया था। ये वही सिल्क मार्ग है जिसको आज प्रेजेंट टाइम में जीटी मार्ग बोलते हैं। सॉरी, गलत है, सिल्क मार्ग। आज आप एक जो चीन की जो नीति देखते हो कि बियारो वाली, तो वो जो वर्तमान समय में बियारो है वो एशियन टाइम पर सिल्क मार्ग कहलाता था, ठीक है। और इस पे भी उसने अधिकार कर रखा था। इसके अलावा पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, ये क्या था, मुख्य रूप से बौद्ध दार्शनिक थे जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब एक पॉइंट आखिरी देख लेते हैं कि अगर जो विदेशी आक्रमण होते हैं तो उनका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी आता है तो अपना कोई ना कोई प्रभाव तो छोड़ता ही है। तो यूनानी प्रभाव का देख लेते हैं, प्रभाव क्या है। गार्गी संहिता में बताया गया है कि ज्योतिष क्षेत्र जो था, ज्योतिष क्षेत्र वहाँ पे यूनान भारत का रेडी है, ठीक है। मतलब दो अलग अलग क्षेत्र हैं, कुछ भारत ने लिया तो कुछ प्रभाव भारत का वो विदेशी आक्रमण पे पड़ा। तो देख लेते हैं, गार्गी संहिता में बताया गया है कि ज्योतिष क्षेत्र जो होता है वो भारत जो होता है यूनान का रेडी होता है। कहने का मतलब है यूनान से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि 7 दिन का विभाजन या फिर ग्रहों के नाम, सोने के लिखित सिक्के, ये जो होते हैं यूनानी सबसे पहले लेके आते हैं। एक और राजा का नाम और दूसरी ओर देवता का चिन्ह, ये भी यूनानी प्रभाव का ही है। इसके अलावा द्विभाषीय सिक्के, ठीक है। और हेलोनिस्टिक कला जो कि नवीन शैली थी, ये आदर्श रूप था गांधार कला का, ये भी कनिष्क के द्वारा लाया गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी के साथ थैंक यू।